वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म मतलब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या जिसको लास्ट में समराइज किया था J = सिग्मा E करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वो पढ़ रखा है। अभी क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो ये आपने प्रीवियस क्लासेज में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो बेसिकली मटेरियल्स आर कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरी। फर्स्ट नेम्ड एज इंसुलेटर, सेकेंड वन termed as semiconductor, and third one is conductor or anyway conductor, insulator, semiconductor, conductor, insulator, जैसा भी आप इसकी कैटेगरी बनाना चाहें, लेकिन बेसिकली ये 3 कैटेगरी के होंगे। उसमें पहला कौन होगा लास्ट कौन होगा ये कोई मैटर नहीं करता। तो इंसुलेटर्स आर दोज which do not permit flow of charge through them, that is they never allow the flow of current through them, ये इंसुलेटर्स होते हैं। दूसरा है कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच easily allow to flow of charge through them, that is permits flow of current through them easily. Semiconductors are the materials whose electrical conductivity and resistivity both lies in between conductor and insulator, means at some specific condition they permits flow of charge through them। लेकिन अब ये जो कैटेगरी है इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ये स्टडी करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इसके लिए एक फार्मूला जब हम ओम्स लॉ डिराइव कर रहे थे तो रेजिस्टेंस फाइंड किया था R = ml/ne² टाउ A। m मास है, L लेंथ है, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है। यहाँ से देखो तो ml n e² टाउ और A ये सभी कांस्टेंट है, A m l n e²। केवल टाउ को अगर ऑब्जर्व करें तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ मींस रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जो मेटल्स हैं उनको हम अगर कंसीडर करें, जो कंडक्टर्स हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टेम्परेचर राइज करने पर इंक्रीज नहीं करती, एप्रिसिएबली इंक्रीमेंट उनमें नहीं शो होता, लेकिन जो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज करता है। मतलब दे स्टार्ट्स फ्रीक्वेंट कोलिजन विद द आयंस एंड एटम्स। तो जब वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करने लगते हैं तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो रिड्यूस होता है। रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होता है तो रेजिस्टेंस उनका इंक्रीज कर जाता है। मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर्स का तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। और ये जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है वो इस तरह से आता है, RT = R0 1 + αT + β²। ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है, लेकिन ये अल्फा और बीटा ये दोनों कांस्टेंट हैं। और इन जनरल जो हम स्टडी करते हैं तो हमारे प्रैक्टिस में अगर बहुत लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो ये जो फार्मूला है वो थोड़ा सा और समराइज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और उसमें ये βT² का कोई मेजर रोल नहीं रह जाता। तो ये आ जाता है RT = R0 1 + αT। तो ये एक तरह से अपने को लर्न करना है, याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इस इक्वेशन से वेरी होता है। यहाँ RT जिस टेम्परेचर पर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R0 मतलब इनिशियल जो उसका टेम्परेचर है, 1 है, T टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर को आपने बढ़ाया 0 से T, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, और अल्फा इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट हो जाएगी इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की पर केल्विन और पर सेल्सियस, टेम्परेचर की को वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए। और जो मेटल्स हैं मतलब जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए ये अल्फा पॉजिटिव होगा, जो इंसुलेटर्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए अल्फा नेगेटिव होगा। अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव होने का केवल इतना मतलब है कि फॉर मेटल्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स और मेटल्स इट्स रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दीज मटेरियल्स देयर रेजिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट।
जैसा फार्मूले में है। और अगर हम इसके लिए ये इक्वेशन राइट करें रेजिस्टिविटी के लिए, तो वो भी कुछ इसी जैसा बन जाएगा, और वो आ जाएगा रो इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी। रो इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी। तो टी यहाँ हमने लिखा हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस, तो वही टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ भी है, वो टी माइनस जीरो T0 भी हो सकता है, T2 माइनस T1 भी हो सकता है, लेकिन वो भी वेरिएशन कुछ ऐसा ही आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का भी वेरिएशन ऐसा मिलता है। अब ये अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो जो ग्राफ आएंगे वो अलग अलग कंडीशन में होंगे। फॉर मेटल्स तो ये जो ग्राफ होगा इरेज करना होगा। पहला ग्राफ वो ये है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, और ये कुछ इस नेचर का होता है। तो जो स्मॉलर रेंज होती है उसमें वो ऑलमोस्ट लीनियर और फिर नॉन लीनियर फॉर्म में वेरी करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी वेरिएशन बढ़ती है। तो वो किस तरह से वेरी करता है इसका इक्वेशन पीछे हमने पढ़ रखा है। सेमीकंडक्टर्स के लिए ये होता है टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी ग्राफ। इंसुलेटर्स के लिए इनमें कोई चेंज, बहुत कोई एप्रिसिएबल चेंज रेजिस्टिविटी में अपने को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट्स में ये ऑब्जर्व होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है और एप्रिसिएबली डिक्रीज करती है, बहुत कम हो जाती है हायर टेम्परेचर पर। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो उसके टेम्परेचर राइज होने के साथ जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस हैं वो डिक्रीज करते हैं, और जिसके कारण जो विस्कस फोर्स है वो रिड्यूस होता है। विस्कस फोर्स रिड्यूस होने के कारण जो उनका मूवमेंट है वो फ्रीली स्टार्ट हो जाता है आयंस का, और जिसके कारण उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। ये कुल मिलाकर वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। उसमें मेटल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, और फोर्थ वन वाज इलेक्ट्रोलाइट्स।